नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के अपने नए चैनल सिविल सर्विसेज वाला पर। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आज से रेलवे स्पेशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहा हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग पूरा सपोर्ट इस चैनल को देंगे। आप सभी लोग चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर सभी एग्ज़ामों की आपके इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाएगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हर सब्जेक्ट की लगभग यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1 है और यह आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल सिविल सर्विसेज वाला पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आपको क्वेश्चन के साथ साथ में ऑप्शन भी मिलेंगे, उसके साथ उसकी की भी मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का इस सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण प्रकृति में अम्लीय है? तो इसका सही आंसर क्या है? अमोनियम सल्फेट। इसके बारे में आप जब देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो प्रकृति में वैशिक है। यह कार्बनिक अम्ल का डाइसोडियम लवण है। सोडियम एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है। अमोनिया और फास्फोरिक अम्ल का लवण अमोनियम सल्फेट है। तो क्या है हमारा आंसर? यही तो पूछा था। तो आपका इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैग्नीशियम रिबन जलाने पर श्वेत राख बनता है जो पानी में घुलकर बनाता है। क्या बनाता है? तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका सही आंसर क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके बारे में जब आप जानेंगे तो हमें पता है कि जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रिबन के जलने पर जो चूड़ की राख बनती है अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने पर एक चमकदार सफ़ेद रोशनी पैदा होती है। यह प्रतिक्रिया एक अत्यधिक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है अर्थात इसमें बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न होती है। ठीक है, हवा में ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए मैग्नीशियम के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो आपको जैसे कि इसमें समझाया गया है, तो हमारा जो आंसर जो था वो क्या था? पानी वाला था ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब यह श्वेत राख मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में घुल जाता है तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता कम है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नाइक्रोम। इसका सही आंसर नाइक्रोम है। चलिए देखते हैं आगे। प्रतिरोधकता के बारे में इसमें बताया गया है कि नाइक्रोम में प्रतिरोधकता कम होती है। नाइक्रोम एक गैर चुंबकीय मिश्र धातु है जो 20% क्रोमियम और 80% निकल से बना है। तो क्या है? नाइक्रोम एक गैर चुंबकीय मिश्र धातु है जो 20% क्रोमियम और 80% निकल से बना है। इसका बहुत ही उच्च गलनांक होता है जो उच्च तापमान वाले तारों को बनाने के लिए उपयुक्त होता है। यह कॉइल में वायर्ड हो जाता है और इसका ऊपर हेयर ड्रायर, टोस्टर और ओवन जैसे हीटिंग तत्वों में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? हेयर ड्रायर, टोस्टर, ओवन और हीटिंग तत्वों में किया जाता है नाइक्रोम का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना गलत होगा? तो आप यहाँ पे बड़ी आसानी से इसका सही जवाब दे सकते हैं कि किसी यौगिक का परमाणु। इसका आंसर क्या होगा? किसी यौगिक का परमाणु। इसकी की बारे में देखेंगे। इसमें ध्यान रहे क्या पूछा है उसका खासकर ध्यान रखना कि किसका उपयोग करना गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके बारे में जानकारी आपको दी गई है कि किसी यौगिक के परमाणु का गलत उपयोग है। ठीक है,
चूंकि अणु एक यौगिक के निर्माण खंड है, इसलिए सही उपयोग एक यौगिक का अणु होगा। एक यौगिक में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने अणु होते हैं। चूंकि परमाणुओं से एक तत्व बनता है, एक तत्व का परमाणु का उपयोग करना सही है। एक तत्व का एक मोल उस तत्व की मात्रा है जिसमें 6.022 गुणा 1023 परमाणु होते हैं, जिससे यह बना होता है। एक यौगिक का एक मोल उस यौगिक की मात्रा में 6.022 गुणा 1023 अणु होते हैं, जिससे यह बनता है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो यही होगा कि किसी यौगिक का परमाणु जो है वो इसका उपयोग करना गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, फ़ारेनहाइट पैमाने इकाइयों में पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक कितने डिग्री का कोण अंतर होता है? तो कितने डिग्री का अंतर होता है? 1080 कितने का, सॉरी 180 डिग्री का, 180 डिग्री का होता है। मिस्टेक से 1080 निकल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसके बारे में जान लें कि सही उत्तर हमारा 180 है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु के बीच ठीक 180 डिग्री का अंतर होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, मानक वायुमंडलीय दाब पर यह पानी के क्वथनांक और हिमांक से 180 डिग्री के अंतर पर होता है। तो इन दोनों का अंतर करेंगे 32 और 212 का, तो 180 आ जाएगा। इस प्रकार फ़ारेनहाइट के पैमाने पर 1 डिग्री हिमांक और क्वथनांक के बीच की दूरी का 1/180 है। सेल्सियस पैमाने पर पानी के हिमांक और क्वथनांकों के बीच की दूरी 100 डिग्री होती है। ठीक है, जब सेल्सियस का पूछ लिया जाए तो वहाँ पे 100 डिग्री होता है। ठीक है, इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी है। बाकी इसमें दिया गया है, पीडीएफ जिसको चाहिए हो वो कमेंट कर सकता है, मैं पीडीएफ उसको भेज दूंगा। पूर्ण शून्यकांत के लिए -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और फ़ारेनहाइट की बात करें तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, क्वथनांक क्या? क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और यह द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग होता है। सामान्य परिस्थितियों में पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक आमतौर पर उच्च ऊंचाई पर घट जाता है, इसलिए अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, छठवां क्वेश्चन है। इसके दो ऑप्शन गायब हैं लेकिन आंसर आपका दिया गया है। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो वो होती है 2n² पर। ठीक है, उदाहरण के लिए के कोष में केवल एक उपकोष 1s होता है, इसलिए के कोष में व्याप्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2 होगी। एक कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या सूत्र 2n² द्वारा दर्शाई गई है। एक कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n²। यहाँ n कोषों की संख्या है तो दूसरा कक्षक होगा 2। अब यहाँ पे देखो n की वैल्यू 2 लगा दी तो कितना हो गया? 8 हो गया। इस प्रकार से इस टेबल में आप देख सकते हैं कि s उपकोष में एक प्रति उपकोष कक्षकों की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 2। ठीक है, उसके बाद S और P, फिर SPD, फिर SPDF, इसी तरीके से हमारा रहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, एक आदर्श गैस का घनत्व को आधा करके दोगुना किया जा सकता है। तो सही आंसर इसका जो होगा वो होगा निरपेक्ष ताप। ठीक है, चलिए देखते हैं। गैसों का गतिज सिद्धांत। गैसों का गतिज सिद्धांत एक सैद्धांतिक मॉडल है जो अणु नामक बड़ी संख्या में समान छोटे कणों के संदर्भ में गैस की आणविक संरचना का वर्णन करता है। इसके अलावा यह सिद्धांत बताता है कि गैस का दाब कणों के आपस में और पात्र की दीवारों से संघट्ट के कारण उत्पन्न होता है। गैसों का गणित सिद्धांत भी ऊष्मागतिकीय चारों जैसे ताप, श्यानता और तापीय चालकता और ये सभी गुण सूक्ष्म घटना से संबंधित है। एक आदर्श गैस वही होती है जो निम्न का पालन कर सकती है। जैसे आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? पीवी बराबर एनआरटी। गणना करेंगे तो क्या दिया जाएगा कि दाब बराबर पी होता है, आयतन वी होता है, ताप टी होता है, द्रव्यमान एम होता है और आदर्श गैस समीकरण से यहाँ से आप लेंगे। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे देखो साफ लिखा है कि निरपेक्ष ताप को आधा करके एक आदर्श गैस का घनत्व दोगुना किया जा सकता है, अतः विकल्प 3 सही है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कार्बन का एक अपर रूप नहीं है। देखो हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, ठीक है, बकमिंस्टर फ्लोरीन भी होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक अपर रूप नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए इसके बारे में कुछ देख लें। सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले प्रत्येक अणु में एक कार्बन परमाणु सहसंयोजक रूप से 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा होता है। कमरे के तापमान पर यह गैस के रूप में मौजूद होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह दृश्यमान प्रकाश के लिए पारदर्शी होने के बावजूद अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करता है, ठीक है। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या होता है? C60 नामक एक गोलाकार कार्बन एलोट्रॉप में पेंटागन और हेक्सागन में व्यवस्थित 60 परमाणु होते हैं, जो इसे एक सॉकर बॉल जैसा आकार देते हैं। हीरा अपने परमाणुओं के साथ जैसे डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल संरचना के रूप में जाना जाता है। एक हीरा तत्व कार्बन का एक ठोस रूप है, ठीक है। ग्रेफाइट ग्रेफाइट का कार्बन अपने क्रिस्टलीय रूप में ग्रेफाइट के रूप में मौजूद होता है। इसे बनाने के लिए ग्राफीन की परतों की परत चढ़ाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि अधात्विक गुण बढ़ता है, सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है। इसका सही आंसर जो है वो है सोडियम से क्लोरीन तक बढ़ता है, ठीक है। धातु गुण से तात्पर्य है कि एक परमाणु कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन ह्रास कर सकता है। ह्रास का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होना, ठीक है। इसके विपरीत अधातु गुण का संबंध इस बात से है कि एक परमाणु कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। जैसे ही हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, परमाणु त्रिज्या घट जाती है। याद रखना, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घट जाती है, जिसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बढ़ जाता है। इस आकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों को ह्रास करने के स्थान पर उन्हें प्राप्त करना सरल होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने से आसान क्या हो जाता है, ग्रहण करना आसान हो जाता है। इसलिए जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो अधातु का गुण बढ़ जाता है। सोडियम और क्लोरीन तीसरे आवर्त के हैं, जबकि सोडियम समूह 1 में और क्लोरीन समूह 9 में है। इसलिए जब सोडियम बाएं से क्लोरीन दाएं की ओर बढ़ते हैं तो धातु गुण बढ़ जाता है। जैसे ही हम एक समूह के नीचे जाते हैं, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, जिसके कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण कम हो जाता है। इस कारण इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है और समूह के नीचे अधातु गुण कम हो जाता है। तो जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछली बार टेक्नीशियन और ALP के एग्जाम में, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो आए हुए हैं। तो आपका सही आंसर यहाँ हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। चलिए जब हम इसमें देखो बताया भी गया है कि सही उत्तर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तीव्र बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ये PDF आपको मिल जाएगी, आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा वीडियो में। नाइट्रोजन का पारमाणिक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 17 होगा। सही आंसर इसका 17 हो जाएगा। देखते हैं, सही उत्तर 17। नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान कितना? 14 और हाइड्रोजन का 1 है, अतः NH3 का आणविक द्रव्यमान, तो देखो परमाणुक द्रव्यमान नाइट्रोजन 1 है तो 1 गुणा 14, हाइड्रोजन 3 है तो 3 गुणा 1, हाइड्रोजन का 1 है और 3 हाइड्रोजन है तो 3 गुणा 1, और 14 नाइट्रोजन का है, लेकिन है कितनी नाइट्रोजन? 1 ही है, तो 1 का गुणा, यहाँ 14 और 3 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 17 ग्राम प्रति मोल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा होता है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है, यह किसकी कमियों में से एक था? तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा,
चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। चलिए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में क्या क्या दिया गया है वो भी एक बार देख लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट आप देखेंगे चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है। कैल्शियम कार्बोनेट के अन्य विभिन्न रूप चाक और संगमरमर हैं। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सूत्र के साथ एक रासायनिक यौगिक है। यह चट्टानों में खनिजों कैल्साइट और आर्गोनाइट के रूप में पाए जाने वाला एक सामान्य पदार्थ है, विशेष रूप से चूना पत्थर के रूप में, जो एक प्रकार की तलछटी चट्टान है जिसमें मुख्य रूप से कैल्साइट होता है और यह अंडे के छिलके, घोंगे के गोले, समुद्र के गोले और मोती का मुख्य घटक है। ठीक है। बेरियम कार्बोनेट क्या है? बेरियम कार्बोनेट BaCO3 होता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है और कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का उपयोग सुखाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। सुखाने वाले एजेंट का उपयोग कार्बनिक यौगिक से जल निकालने के लिए किया जाता है। अमोनिया गैस को सुखाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जब चूना पत्थर CaCO3 को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड देता है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाती है। इसे क्विक लाइम, बिना बोझा चूना के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग सीमेंट, कागज, कास्टिक सोडा आदि के निर्माण में किया जाता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है CaHCO3 का होल ट्वाइस है। उपरोक्त सूत्र से हम कह सकते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है? तो हाइड्रेसिड कहा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइड्रेसिड कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। IUPAC नाम से संबंधित है कि इसमें गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम सामान्य नाम वाले विकल्प की पहचान कीजिए। अब इसमें 3 सही हैं, चौथा गलत है। तो आप देखेंगे इसमें जो गलत दिया गया है वो है C2H3OH मैथेनॉल। इसका IUPAC नाम और सामान्य नाम है मैथिल एल्कोहल। ठीक है, ये गलत है। बाकी सब सही है। देखो, ब्यूटेनॉल का ये हुआ C4H9OH और ब्यूटाइल एल्कोहल इसका सामान्य नाम हो गया। ऐसे C2H5OH एथेनॉल और वैसे एथिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है। C3H7OH प्रोपेनॉल और प्रोपिल एल्कोहल इसका सामान्य नाम है। ठीक है। और जो इसका ये किया है मेथाइल एल्कोहल, इसमें देखिएगा एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1। ठीक है। तो एल्कोहल कार्बनिक यौगिक होते हैं जब एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को एल्कोहल समूह OH द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक। एल्कोहल को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है। और भी जानकारी है, जो भी PDF चाहे वो कमेंट कर सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? देखो, पीछे ही करके आए अभी अब क्वेश्चन, वही क्वेश्चन है 2n²। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तत्व A सूत्र A3O4 वाला ऑक्साइड बनाता है। तत्व A की संयोजकता क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्व A की संयोजकता 4 होगी यहाँ पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे तन्य धातु, तो सब इन सभी में सबसे तन्य धातु क्या है? तो आप सभी जानते हैं AU। ठीक है। AU क्या होता है? सोना होता है AU। आवर्त सारणी में 90 से अधिक धातुएं हैं। और आयरन, आयरन को किससे दिखाते हैं आप? Fe से। लेड, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। तो सबसे तन्य धातु AU। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
तो इसमें गलत कथन छांटना है अम्ल के बारे में। सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, ये बात सही है। दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल हैं, ये भी बात सही है। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तीव्रता से अपक्रिया करते हैं, ये भी सही है। लेकिन गलत क्या है कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद नमकीन होता है, तो ये गलत है, क्योंकि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद नमकीन होता है, ये गलत है, क्योंकि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यहाँ पे देखो दिया गया है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा अंतिम तत्व था? तो सबसे अंतिम तत्व जो था वो था थोरियम। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में थोरियम सबसे अंतिम तत्व था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक बार यहाँ पे आप देख लें। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि जब आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो आठवें तत्व के गुण पहले तत्व की पुनरावृत्ति होती है। अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने सबसे पहले इसे हाइड्रोजन से शुरू करके थोरियम परमाणु संख्या 56 पर समाप्त करने की व्यवस्था की, अतः विकल्प 2 सही है। इस नियम की खोज तब की गई जब कोई भी अक्रिय गैस ज्ञात नहीं थी, इसलिए यदि हम लिथियम और सोडियम से तत्व लेते हैं तो सोडियम में लिथियम के समान गुण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर था वो थोरियम था। थोरियम जो है यहाँ पे अष्टकों के नियमों में सबसे अंतिम तत्व था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पे मैचिंग है, मैच करना है कि तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं, तो किसमें? स्थिर अनुपात के नियम में, स्थिर अनुपात के नियम में। दूसरा है परमाणु विखंडित नहीं हो सकते हैं, डेल्टन का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद एक मिनट थोड़ा छोटा करता हूँ। तो क्या है, तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं वो स्थिर अनुपात का नियम, और परमाणु विखंडित नहीं हो सकते हैं, डेल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बाद सल्फेट और ऑक्सालेट आयन ऋणात्मक होते हैं जबकि मैग्नीशियम और अमोनियम आयन धनात्मक होते हैं, ये चौथा हो गया। तीसरे का किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में क्या होता है, परमाणुओं अणुओं की संख्या समान होती है। तो इस प्रकार आपका सही आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, कॉपर अलग और जल अलग। यह कैसी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में सबस्ट्रेट के ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन शामिल है। इलेक्ट्रॉनों की हानि या ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि दोनों ऑक्सीकरण के उदाहरण हैं। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या ऑक्सीकरण अवस्था को कम करना दोनों अपचयन माना जाता है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना या ऑक्सीकरण अवस्था को कम करना दोनों ही अपचयन माना जाता है। ठीक है, ये जो अभिक्रिया दी गई थी इसमें कॉपर अपचयित होता है जबकि हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है। रेडॉक्स अभिक्रियाएं जो होते हैं दो श्रेणियों में से एक में आती हैं। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा केवल एक इलेक्ट्रॉन कम करने वाले कारक से ऑक्सीडेंट तक जाता है। रेडॉक्स युगल और इलेक्ट्रोड क्षमता के संदर्भ में इस तरह की रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में बात करना सामान्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? तो आप सभी जानते हैं परमाणु क्रम पर आधारित कौन सा वर्गीकरण है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह इसका सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जान लें।
1913 में हेनरी मोसले ने एक्सरे की आवृत्ति का अध्ययन किया जब कुछ धातुओं का उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनों द्वारा बमबारी की गई। उन्होंने पाया कि सभी मामलों में आवृत्ति का वर्गमूल धातु परमाणु की परमाणु संख्या के समानुपाती होता है। इन अध्ययनों का मानना है कि परमाणु क्रमांक किसी तत्व का मूलभूत गुण है। इस उपरोक्त कथन में मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम प्रस्तावित किया, जिसमें कहा गया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 तक खोजे गए 63 ज्ञात तत्वों की एक व्यवस्था है जो उनके गुणों के आधार पर सारणीबद्ध प्रारूप में है। मेंडलीव आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। डोबेर राइनर का त्रिक नियम क्या है? जब तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो समान रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं। त्रिगुण के बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? न्यूलैंड का अष्टक नियम कहता है कि जब तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्रत्येक 8वें तत्व में पहले के समान गुण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा? तो इसे तो आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं। Ca3PO4 का होल ट्वाइस जो होगा वह कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद ये आखिरी क्वेश्चन होगा इस सीरीज का। तो एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो कोई बता सकता है क्या? इसका आंसर कमेंट करना। वैसे तो आंसर दिया गया है, 102 है। अगर कोई सॉल्यूशन कर सकता है तो कर सकता है। ठीक है, वैसे इसमें दिया गया है, बड़े आसानी से माइनस करके निकल आता है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी आप सभी लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जाने से पहले आप सभी से फिर से मैं एक ही बात कहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज वाला को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि आने वाले समय में मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको तुरंत मिले। और जैसा कि आपको पता है कि कल 8 मार्च को रात में रेलवे की टेक्नीशियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो सभी लोग फॉर्म फिलअप कर दें। और साइंस की टेंशन ना लें, साइंस के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको इस सीरीज के ज़रिए यहीं इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। जो भी कमियां हों आप हमें बता सकते हैं, मैं आने वाली वीडियो में उसका पूरा सुधार करने की कोशिश करूँगा। और आप इस चैनल के माध्यम से इसमें चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उत्तर प्रदेश का हो, पूरे देश में कोई भी एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उसकी जानकारी मैं समय समय पर इस चैनल पर देता रहूँगा। चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, स्टेट पीसीएस हो, यूपी पुलिस हो, कोई अदर स्टेट पुलिस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस, इंडियन रेलवे हो, एसएससी हो, ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस और उसके साथ साथ उसका पैटर्न और सिलेबस और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इस साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ 2 में, जो कल अपलोड हो जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोगों ने साथ दिया। तो एक बार लाइक और शेयर कमेंट करो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।